हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम को लेकर के साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया था अपने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के पोर्शन को। और केमिस्ट्री के पोर्शन में हमारे टोटल 3 यूनिट्स दे रखी है। 3 यूनिट्स में से अपन ने पहली यूनिट को जो है कंप्लीट कर लिया है। दूसरी यूनिट अपनी शुरू की जा चुकी है और वो यूनिट क्या है? धातु, अधातु और यौगिक, जिसके अंदर धातु के बारे में, अधातुओं के बारे में और आपके उपधातु, मिश्र धातु, इन सभी की बात की जा चुकी है। अपन पढ़ रहे थे यौगिक यानी कि कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स के अंदर अपन ने सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को अपन ने क्लियर कर लिया है, जिसके अंदर अपन बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, आपका ग्लोबुलर सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इन सभी की अपन ने बात कर ली थी। अब आज अपन जो है उससे आगे की चीजों को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से अपने कॉपी पेन किताब जो भी आप लेकर के बैठते हैं, जल्दी से बैठ जाइए। और आज जो है अपनी ये क्लास नंबर 23 है। और मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ आ चुका हो, है ना। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। मेरी तरफ से यहाँ से सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक बार चेक करना जरूरी होता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो मेरे प्यारे दोस्तों। और इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज की क्लास को करता हूं शुरू। और आज हम अपने पहले सोडियम के यौगिक सोडियम नाइट्रेट के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? सोडियम नाइट्रेट। और ये है हमारा सोडियम का 8वां यौगिक। तो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारी आज की पहली हेडिंग है। और सोडियम नाइट्रेट का सर्वप्रथम हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो इसको जो है NaNO3 लिखेंगे। सोडियम नाइट्रेट को क्या लिखेंगे? NaNO3 लिखेंगे। और हम जो है इसे क्या बोलते हैं? जैसे अपन ने सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा था, सोडियम कार्बोनेट को अपन ने धोने का सोडा कहा था, वैसे ही सोडियम नाइट्रेट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर। तो आप लिखेंगे इसे क्या कहेंगे हम? चिली सॉल्ट, चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। क्लियर? तो याद रखना सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3, इसे हम चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चिली सॉल्ट पीटर जो है इसका रासायनिक या सामान्य नाम क्या है? तो आपके चिली सॉल्ट पीटर का जो रासायनिक नाम है वो तो है सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है? चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आगे लिखेंगे इसका चिली नाम क्यों है? तो यह आपके चिली, यह जो है चिली तथा पेरू, कहां पर? चिली और पेरू में, चिली और पेरू में काफी मात्रा में पाया जाता है, काफी मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सोडियम नाइट्रेट है जिसे हम चिली सॉल्ट पीटर कह रहे हैं, इसका बेसिकली चिली सॉल्ट पीटर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यह चिली और पेरू जो दो स्थान है वहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है। और इसी वजह से हमने इसका नाम क्या दिया है? चिली सॉल्ट पीटर। क्लियर? अब हम चिली सॉल्ट पीटर यानी सोडियम नाइट्रेट के उपयोग लिखेंगे। तो आप इसके उपयोग लिखिएगा। अब क्या लिखेंगे? उपयोग। तो उपयोग के अंदर पहला तो इसका उपयोग किया जाता है खाद के रूप में। किसके रूप में?
तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना हमारे खाद, है ना, जिसमें अपन यूरिया का उपयोग करते हैं, डीएपी का उपयोग करते हैं, तो वैसे ही इसका उपयोग खाद के रूप में एक तो करेंगे। इसके अलावा दूसरा इसका उपयोग होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या? जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है, उस नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये याद रखिएगा कि सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर, यह चिली तथा पेरू में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके उपयोग है दो जगह पर, खाद के रूप में एक तो किया जाता है, और एक नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, उसको बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? तो आपको जो है सोडियम नाइट्रेट के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा यौगिक के बारे में तो बात करें तो, है ना। वैसे इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी है जो 11-12 से भी अपर लेवल पर जब बीएससी वगैरह करेंगे तो वहां काम आती है, वो सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए। तो हमारा 8वां कंपाउंड पूरा हुआ। अब आप 9वां कंपाउंड लिखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। क्या लिखेंगे? सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम के दो सल्फेट वाले कंपाउंड अपन ने पहले एक पढ़ा था। कौन सा? कौन सा पढ़ा है अपन ने? सोडियम सल्फेट। और आज अपन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट। तो हेडिंग डालेंगे, 9वां कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट के बारे में अपन बात करेंगे। अब सोडियम थायोसल्फेट, जैसे अपन ने सभी यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को याद करा है, वैसे ही सर्वप्रथम सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र आप लिखेंगे Na2। क्या लिखेंगे? Na2H2O3। Na2H2O3 डॉट 5H2O। तो जिस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट में, बोरेक्स में अपने क्या था? जल जुड़ा हुआ था, लेकिन क्रिस्टलन जल कितना जुड़ा रहता था? तो क्रिस्टलन जल केवल 10 अणु जुड़े रहते थे। और यहां पर बात करें अगर सोडियम थायोसल्फेट में, तो सोडियम थायोसल्फेट के अंदर 5 अणु क्रिस्टलन जड़ या क्रिस्टलन जल, या जिसे हम रवा जल भी कहते हैं, वो जुड़ा रहता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, Na2H2O3.5H2O। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। हम इसे हाइपो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो। तो आप लिखेंगे हाइपो भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी कहते हैं, ये याद रखना। और ये क्वेश्चन शायद कहीं पूछा गया है जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाइपो के बारे में। अब इसके उपयोग लिखेंगे, और इसका एक उपयोग जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसके हाइपो उपयोग जो अभी मैं एक उपयोग लिखवाऊंगा पहला, वो उपयोग कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको परफेक्टली याद कर लेना। ठीक है, तो इसका पहला उपयोग है फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफी वाला कई बार आ चुका है। तो फोटोग्राफी में निगेटिव यानी कि नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक, तो निगेटिव और पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो आपके फोटोग्राफी के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह आते थे ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में, क्या करने में? कंफॉर्मेशन करने में, स्थायीकरण, स्थायीकरण
करने में उपयोगी। समझ में आ गई बात। तो हमारा जो ये सोडियम थायोसल्फेट है, जिसे अपन हाइपो भी कह रहे हैं, इसका सबसे पहला उपयोग जो हमारे पुराने जमाने की बात है, क्योंकि अभी तो शायद जो है आपको पता ही होगा सभी जगह ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक एंड जो व्हाइट फोटोज होती थी बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आती थी, जो रील्स वगैरह बनी रहती थी, जिसको अपन ऐसे देखते थे, आजकल तो रील इंस्टा वाली बनती है ना। पहले जो रील बनती थी वो आपको इतनी इतनी कैसेट्स के वगैरह के रूप में दिखती थी। वो जो रील्स हुआ करती थी उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो इफेक्ट हुआ करते थे, उस नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट को कंफर्म करने के लिए, यानी स्थायीकरण उसका करना है। जैसे कि आप भी जब सर्विस में लगोगे तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रीवीक्षा काल रहेगा। उसके बाद 2 साल जैसे ही पूरे होंगे तो आपका एक कंफर्मेशन ऑर्डर निकलेगा, स्थायीकरण होगा। तो वैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट जो होता है उसका फोटोग्राफी में स्थायीकरण करने में हम सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना उपयोग था। इसके बाद दूसरा जो इसका उपयोग है वो है आपका अनअपघटित अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड। क्या? अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड को दूर करने, क्या करने के लिए? दूर करने में। ठीक है। तो हमारे पास में जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है अनअपघटित, यानी कि ऐसा सिल्वर ब्रोमाइड जो अपघटित नहीं हुआ है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, उसको अगर हमें दूर करना है, उसको हटाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2S2O3.5H2O हाइपो का उपयोग करेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट इसका उपयोग लिखेंगे तीसरा। तो तीसरा इसका उपयोग आता है प्रतिक्लोर। क्या? प्रतिक्लोर यानी एंटीक्लोर के रूप में। प्रतिक्लोर यानी एंटीक्लोर के रूप में विरंजित विरंजित वस्त्रों। विरंजित वस्त्रों यानी कि कपड़े। विरंजित वस्त्रों से क्लोरीन क्लोरीन दूर क्लोरीन दूर कर करने में होता है। समझ में आ गई बात। तो हम इस थायोसल्फेट का उपयोग जो प्रतिक्लोर यानी कि जो एंटी क्लोरीन होते हैं ना, उनके अंदर जो क्लोरीन से विरंजित वस्त्र होते हैं उनमें से हम क्लोरीन को दूर करने में भी सोडियम थायोसल्फेट यानी Na2S2O3.5H2O का उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो ये सब चीजें तो याद रखनी है, इसमें कोई जो है कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं आपको समझाऊं और लिखवाऊं। ठीक है, बस याद करते चलना। नेक्स्ट आप लिखेंगे चौथा पॉइंट, सिल्वर सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण। सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में उपयोगी। समझ में आ गई बात। ये चीज याद रखना कि सिल्वर और जो गोल्ड होता है, जब उनका खनिजों से निष्कर्षण किया जाता है तो उस निष्कर्षण में भी हम सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो का उपयोग करते हैं। क्लियर। ठीक है।
तो ये था अपना सोडियम थायोसल्फेट, जिसे अपन हाइपो भी कहते हैं। आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्लियर? तो आपने इसको जो है नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से वापस और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपना नया यौगिक माइक्रो कॉस्मिक लवण। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कॉस्मिक लवण के बारे में पढ़ेंगे। और वो भी एक यौगिक है, बहुत ही काम का है। आपने रेयर टू रेयर पढ़ा होगा, और जहां तक मुझे लगता है आपने शायद ही उसे पढ़ा हो, शायद ही। तो बस याद कर लेना जो पढ़ाया जा रहा है उसमें, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि अब की बार आ जावे, है ना। तो आप सभी लिखेंगे अपना 10वां यौगिक है ये, और इस 10वें यौगिक का नाम है माइक्रो कॉस्मिक लवण। माइक्रो कॉस्मिक लवण क्या है हमारा? माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, यानी कि माइक्रो कॉस्मिक लवण। तो सर इसका रासायनिक नाम क्या है? बता रहा हूं भाई। इसका रासायनिक नाम आप सभी लिखेंगे, वो होता है सोडियम, बड़ा नाम है थोड़ा, सोडियम अमोनियम, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये है आपके क्या? माइक्रोकॉस्मिक लवण, जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब आगे चांस है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि विज्ञान और गणित और कंप्यूटर के क्वेश्चन एक अच्छे लेवल पर पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम के अंदर लगभग। तो इसलिए हमें जो है ये जानकारी होना जरूरी है। थोड़ी डीप में अगर नॉलेज होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो माइक्रो कॉस्मिक लवण यानी सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर? चलो, इसके बाद 11वां जो हमारा कंपाउंड आता है, और ये लास्ट कंपाउंड है सोडियम का, कैलगन। कौन सा है? कैलगन। इसकी स्पेलिंग के से स्टार्ट ना होकर के सी से स्टार्ट होती है, CALGEN, कैलगन। ठीक है। और इस कैलगन का रासायनिक नाम है सोडियम सोडियम हेक्सा। क्या? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। हेक्सा का मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो अभी आप जब इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na3 ब्रैकेट PO3 होल 6 और ब्रैकेट बंद। ये है इसका रासायनिक सूत्र, किसका? कैलगन का। तो कैलगन का रासायनिक नाम तो है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र है Na3PO3 होल 6, Na3PO3 होल 6, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ये कैलगन का रासायनिक नाम है। और इसका जो उपयोग है कैलगन का, वो कहां पर किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जल की जल की कठोरता। क्या? जल की कठोरता दूर करने में दूर करने में उपयोगी। तो अगर हमें जल को मृदु बनाना है, उसकी कोमलता को लाना है और उसमें से कठोरता को हटाना है, तो हम कैलगन का उपयोग करते हैं, Na3PO3 होल 6 का उपयोग करते हैं। यहां पर मैं आप सभी लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं कि जो ये कैलगन है, ये तो जल की कठोरता को दूर करता ही है, लेकिन मैंने कल एक और आपको यौगिक बताया था जो क्या करता है, जल के अंदर कोमलता लाता है या मृदुता लाने का कार्य करता है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को
उस कंपाउंड, उस यौगिक का नाम कमेंट करना है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये था अपना केल्गन, आपने अच्छे से लिख लिया होगा, तो इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन जो है अपने लास्ट एक सोडियम से रिलेटेड लाइन है, वो आप यहीं पर लिख लें। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। चलो यहीं पर आप लाइन लिख लो। ये लाइन इससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, स्टार लगाकर लिखिएगा कि जो नेल्सन सेल होते हैं, नेल्सन सेल, उस नेल्सन सेल का उपयोग, नेल्सन सेल का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है, किया जाता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, सभी को बता दूं कि सोडियम के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे वो यहीं पर होते हैं समाप्त। तो अभी तक हमने टोटल सोडियम के 11 यौगिकों को पढ़ा, जिसमें से आपने 2-3 तो पढ़ रखे होंगे और कुछ ने 3-4 पढ़ रखे होंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि 11 के 11 यौगिक आपने रेयर टू रेयर किसी विद्यार्थी ने पढ़े होंगे। जैसे कि ये कैल्गन है, माइक्रोकॉस्मिक लवण है, ये आपने रेयर केस में पढ़े होंगे। तो आज अपन ने सोडियम के जो भी 11 यौगिक है महत्वपूर्ण, उन सभी को पूरा कर लिया है और सोडियम के यौगिक यहीं पर होते हैं समाप्त। ठीक है, अब आज मैं जो है सोडियम के जितने भी आपको यौगिक पढ़ाए हैं वो सभी एक साथ वापस से रिवाइज करवा देता हूं, और फिर आज की क्लास को अपन करेंगे समाप्त। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे जो हमारा नया यौगिक है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम तत्व के जो यौगिक हैं उनके बारे में। ठीक, तो चलिए आज अपन कर लेते हैं अपना पूरा रिवीजन। तो सोडियम के यौगिकों से अपन बात करेंगे। ये देखिए, यहां से अपन ने बात शुरू की थी। इस चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन आने का वो इन यौगिकों से ही आएगा, इसलिए मैं ये यौगिक बार बार आपको रिवाइज करवाते रहूंगा। हर एक तत्व के यौगिक होने पर ऐसे ही एक रिवीजन क्लास रहेगी साथ ही। तो प्रमुख यौगिकों में अपन ने सोडियम के यौगिकों को शुरू किया था। सोडियम के यौगिक में अपन ने सबसे पहले बात करी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, NaOH जो है, इसके अन्य नाम क्या थे, तो कास्टिक सोडा और वाहक सोडा भी इसे कहा जाता था। इसके उपयोग क्या थे, तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता था, साबुन बनाने में ये उपयोगी थे, और जो हमारे सूती वस्त्र हुआ करते थे उनके अंदर कपड़ों में चमक डेवलप करने के लिए जो है हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते थे। इसके बाद में अपन ने बात करी थी कि यह कृत्रिम रेशम के निर्माण में उपयोगी है, रंग और रेयन के बनाने में उपयोगी है, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में उपयोगी है, सोडियम धातु के निर्माण में उपयोगी है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज अपन अभी पहले बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। बॉक्साइड के निर्माण में, बॉक्साइड का जो धातु क्रम होता है उसके अंदर उपयोग करते हैं। वसा और तेल के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोगी है। इसके बाद इसके उत्पादन की अपन ने बात करी थी, तो इसका उत्पादन होता है किससे, इसका उत्पादन किससे होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl के अपघटन जो करते हैं, विद्युत अपघटन, उसके द्वारा होता है। और जब अपघटित किया जाता है तो एनोड पर तो क्या आती है, अपने क्लोरीन गैस आती है, और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर आती है, उसके साथ साथ इसी विलयन का जो कैथोड है उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH भी प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया कैसे होती है, तो NaCl का H2O, जलीय विलयन बना दिया H2O मिलाकर, फिर बन गया NaOH Cl2 और H2। क्लियर, चलो फिर अपन ने बात करी थी कि यह एक प्रबल क्षार है, यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ पूरा।
दूसरा यौगिक जो अपन ने बात करी थी वो था सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का अन्य नाम क्या था? साधारण नमक। इसका जो पीएच होता था वो होता था 7, क्योंकि ये एक उदासीन यौगिक है। यह जो है आपके प्रबल अम्ल और प्रबल सार यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक लवण है, सॉल्ट है। क्लियर? चलिए, इसके बाद इसका उत्पादन तो व्यापारिक तौर पर तो जो है समुद्र के जल या फिर जो खारे पानी की झीलें हैं या जो खारा पानी होता है उसे सुखाकर बनाया जाता है। और इसके अंदर कुछ अशुद्धियां भी मिली रहती है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक, इसे जो है शुद्ध प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो NaCl होता है उसका जो विलयन है, संतृप्त विलयन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसके अंदर HCl गैस, कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? तो हम इसके अंदर HCl गैस प्रवाहित करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि हम कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं शुद्ध NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए। तो HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर? इसके बाद इसके गुणों की बात करी तो ये श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका जो गलनांक है वो 1081 होता है। जल में ये अत्यधिक घुलनशील होता है। जलीय विलयन के अंदर ये आयनित हो जाता है और Na+ और Cl- बनाता है। ठीक है, इसकी बात कर चुके थे। इसके बाद इसका उपयोग तो साधारण नमक के रूप में डेली अपन भोजन के रूप में करते ही हैं। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भारतीय हैं वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में भारतीय लोग जो है ज्यादा नमक खा रहे हैं। इसके बाद खाद्य परीक्षण में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में और NaOH, Na2CO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरेचक चूर्ण आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में भी हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करी थी हिम मिश्रण की। तो हिम मिश्रण क्या है? जब हम NaCl यानी नमक को बर्फ के साथ में मिलाते हैं तो ये बन जाता है। समुद्री जल के अंदर जो कुल घुलनशील ठोस है उसमें से 75% भाग अकेला NaCl अपना रखता है। डिहाइड्रेशन जब होता है शरीर में तो पानी की कमी के साथ साथ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी कम हो जाता है। इसके बाद में बात करी थी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O, रवा जल, कितने अणु? 10। इसका अन्य नाम क्या था? धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा। इसमें एक तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, और उसके साथ में 10 अणु अपने क्रिस्टलन जल जुड़ा रहता है। मैं पानी पी लूं एक बार। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर कर नहीं रखा है तो। ठीक है, इसके बाद इसका उत्पादन तो लेब्लांक विधि से इसका उत्पादन होता है, सॉल्वे विधि से होता है, वैद्युत विधि के द्वारा भी हम सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कर सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तब भी हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो NaHCO3 को हीट किया, Na2CO3 H2O CO2 गैस बनती है जो उड़ जाती है। इसके बाद जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ में मिलाते हैं और क्रिस्टलीकरण करते हैं तब हमारा Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। इसके बाद में हमने इसके गुणों की बात करी थी, तो गुणों के अंदर आपको बता ही दिया था, ये सफेद क्रिस्टलियन ठोस है, जल में ये विलय होता है। जलीय विलयन जो है वो सार्य होता है इसका, और सार्य होने का मतलब हुआ कि इसका जो जलीय विलयन होगा उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। गर्म करने पर ये क्रिस्टलियन जल जो है 10 अणु जो जुड़े रहते हैं उनको त्याग देगा और एक सोडा एस बना देता है। और सोडा एस क्या होता है? तो वही Na2CO3। ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं राख, सोडे की, सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड जो कार्बोनेट है उसकी राख प्राप्त होती है, इसीलिए उसे सोडा एस कहते हैं। तो Na2CO3.10H2O 373 केल्विन से भी अधिक टेम्परेचर पर गर्म करो, Na2CO3 अलग प्राप्त होगा, 10 अणु जो जल के हैं वो तो त्याग देगा, वो उड़ जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करें इसके उपयोग की। तो धुलाई व सफाई में अपमार्जक के रूप में, कागज, पेन, वस्त्र, इनके पेंट वगैरह के उद्योगों में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और जल के खारेपन को दूर करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं।
और कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स, इन सभी के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ये सब आराम आराम से समझा दिया गया है, तो आप पीछे देख सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसे जो है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं, और खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर CO2 गैस और बुलबुले बनकर के बाहर निकलती है। उसी वजह से जो खमन ढोकला है या फिर जो हमारे केक वगैरह है उनके ऊपर छिद्र छिद्र टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चीरते हुए बाहर निकलती है, तो उनके ऊपर छिद्र बन जाते हैं, और इसी वजह से वो हल्के और एकदम जो है फुल्पी फुल्पी टाइप के हो जाते हैं। और रोटी के जो आटा आप घर पे गूंथते हैं, अगर उसके अंदर भी थोड़ा सा आप ये डालेंगे तो एकदम मुलायम मुलायम रोटियां होगी और रोटियां फूलना शुरू कर देती है। ठीक है। उत्पादन की बात करें तो NaCl के उपयोग से कैसे करेंगे, तो NaCl और H2O और CO2 और NH3 चारों को मिला देंगे तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, जब हम CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन यानी कि Na2CO3 और H2O, और उसके साथ में जब CO2 गैस मिलती है तब क्या बनता है, NaHCO3, और जब NaHCO3 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3, CO2 और H2O बन जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस है। इनसे ये बनता है, इसको गर्म करो, ये वापस टूट जाता है। ठीक। इसके बाद में बात करी इसके गुणों की, तो ये भी एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। जल में ये जो है अल्प विलय होता है। गर्म करने पर जो है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, जिसका उपयोग मैंने बता ही दिया। वैसे इसको गर्म करो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी जो निकल जाएगी। इसका जलीय विलयन जो होता है वो सार्य होता है। सार्य होने का मतलब pH 7 से ज्यादा। इसके बाद इसके उपयोग खाद्य पदार्थों में, ठीक है, बेकिंग पाउडर के रूप में, और सोडा वाटर है या सोडा युक्त जितने भी शीतल पे आते हैं उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये मंद प्रतिरोधी यानी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोगी है, और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसका उपयोग प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। एक सेकंड, है ना, ये हाँ, अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। इसके बाद ये एक भाई राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप अपना है ना, तो सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो LDC की आपकी बुक है और जो आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल करवाई जाएगी वो यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक। चलो, इसके बाद ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O, जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं सामान्य नाम। उत्पादन कैसे होता है, तो NaOH या Na2CO3 पर जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया करवाते हैं तो इसे तैयार किया जाता है। ये एक रंगहीन और रवादार ठोस पदार्थ है। एक अणु के अंदर रवा जल के कितने अणु रहते हैं, 10 अणु रहते हैं। तो ग्लोबल सॉल्ट जो है उसके अंदर भी 10 अणु जल रहते हैं, और हमारे सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 अणु जल रहते हैं। अभी आगे और आएगा। तो इसके बाद में इसका उपयोग शीशा बनाने में, कागज बनाने में, दवा बनाने में, सोडियम सल्फाइड बनाने में भी उपयोग किया जाता है। सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2 हल्के पीले कलर का होता है। ये एकमात्र ऐसा सोडियम का जो है यौगिक है जो पीले कलर का होगा। ठीक है, बाकी सब अभी व्हाइट ही लिखवाए हैं आपको, तो व्हाइट याद रखना। खुली हवा में जब इसे छोड़ दिया जाता है तो इसकी तह पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की एक जो है तह जम जाती है, सरफेस बन जाती है, और उसी वजह से ये सफेद दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके बाद में इसके उपयोग हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए, रंगाई के काम में, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है, अभिकर्मक नहीं, ऑक्सीकारक के रूप में, रेशम, ऊन आदि के विरंजन में, सोडियम ऑक्साइड सॉरी सोडियम परऑक्साइड का उपयोग जो है हम पनडुब्बी है, जहाज है, अस्पताल है, वहां पर क्या होता है कि जो बंद होते हैं और वहां बार बार व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, चीर फाड़ वगैरह ये सब कार्य चलते रहते हैं, ऑपरेशन वगैरह, उस वजह से वहां बहुत ज्यादा जो है हवा एकदम से बदबूदार और अशुद्ध हो जाती है। तो उसे शुद्ध करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, ग्लोबल सॉल्ट का। ठीक। इसके बाद में बोरेक्स या सुहागा जिसकी अपन ने बात करी, वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। तो सोडियम के 3 ऐसे यौगिक कौन कौन से हैं जिनमें 10 अणु जल रहेंगे, बोरेक्स या सुहागा, ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सल्फेट जिसे कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट। ठीक। इसका पूरा नाम क्या है, रासायनिक मतलब, तो सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। ये भी सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में ये विलय होता है। इसका उपयोग कांच, इनेमल, साबुन, मोमबत्ती ये बनाने में, और जल को मृदु बनाने में, और कागज और सिरेमिक की वस्तुओं पर जो ग्लेज करना होता है उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में चमड़ा उद्योग में जो है हम खोल को
साफ करना होता है और चमड़े की रंगाई करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? बोरेक्स या सुहागा का। ठीक, चलो इसके बाद में आज अपन ने बात करी अपने किसके बारे में? तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 के बारे में, जिसे अपन चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं और ये चिली तथा पेरू के अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है? तो खाद के रूप में और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने के लिए। इसके बाद में सोडियम थायोसल्फेट, तो Na2H2O3 Na2H2O3.5H2O, तो ये चौथा ऐसा सोडियम का यौगिक है जिसके साथ में रवादार जल या क्रिस्टलियन जल जो है जुड़ा रहेगा। इसे हम हाइपो भी कहते हैं। तो Na2H2O3 हाइपो कहलाता है और सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं उनका स्थायीकरण करने में करते हैं। और अनअपघटित यानी जो अपना सिल्वर ब्रोमाइड घटित अपघटित नहीं होता है, जो घुलता नहीं है, उसको दूर करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। प्रतिक्लोर के रूप में विरंजित वस्त्रों से क्लोरीन जो होती है उसको बाहर निकालने दूर करने में भी हम सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में भी हम सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद पढ़ा अपन ने नया यौगिक माइक्रोकॉस्मिक लवण, जिसे अपन सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या कहते हैं? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं। इसके बाद नया यौगिक आया अपना कैलगन, जिसके अपन ने कहा था सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला है Na3PO3 होल 6 Na3PO3 होल 6। ठीक है, और ये भी क्या काम आता है? तो जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और नेल्सन सेल जो होते हैं, उस नेल्सन सेल का उपयोग हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में कर सकते हैं। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करना है तो हमने आगे तो जो विधियां पढ़ी है वो तो है ही, लेकिन एक ये विधि और है कि नेल्सन सेल जो है उसका भी हम उपयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी के साथ सोडियम के इंपॉर्टेंट सभी यौगिक समाप्त होते हैं। और कल के लिए आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए मैग्नीशियम के यौगिक। क्या हेडिंग डालेंगे? मैग्नीशियम के यौगिक। और कल यहीं से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि Mg, और इसके क्या है? यौगिक। ठीक, चलो तो कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम क्लियर। अब एक जो है कई विद्यार्थियों का छोटा सा डाउट आ रहा था, एक विद्यार्थी बार बार पूछे जा रहा था, शायद ऋचा ऐसा कुछ नाम है, कि लिथियम क्या है? लिथियम धातु है या अधातु है? तो लिथियम है तो धातु ही, और ये धातु भी कैसी है? सार्य धातु है, बेसिक धातु होती है ये। ठीक है, सारे धातु है। तो फिर आपने सर इसको जो है अधातु क्यों बोला है वीडियो के अंदर? देखिए, मैंने उसके अंदर ये बोला है कि अगर हम आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण, क्या? धात्विक गुण कम होता है। अब धात्विक गुण कम होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है, सॉरी, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो नीचे आने पर क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो फ्रेंसियम होगा, Fr होगा, वो ऊपर जो हमारा लिथियम आ रहा है उससे तो ज्यादा ही धात्विक होगा। है, लिथियम से ज्यादा धात्विक कौन होगा? तो फ्रेंसियम होगा। क्या होगा? फ्रेंसियम होगा। समझ में आ गई बात? तो लिथियम से तो ज्यादा धात्विक है फ्रेंसियम, लेकिन लिथियम अधात्विक है या अधातु है ये मैंने थोड़ी बोला। मैंने तो क्या बोला? केवल और केवल कि लिथियम जो है वो कम धात्विक है फ्रेंसियम के कंपैरिजन में, या हम ये कहें कि फ्रेंसियम जो है, Fr जो है, वो ज्यादा धात्विक है। तो अब कोई ज्यादा धात्विक है उसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे वाला अधातु हो जाएगा, वो भी धात्विक ही है, लेकिन ये जो लिथियम है ये इसके कंपैरिजन में तो अधात्विक ही होगा ना।
क्योंकि इसके पास तो धात्विक प्रॉपर्टीज कम है। समझ में आई बात, फ्रेंसियम के कंपैरिजन में। इसलिए इस पूरे वर्ग के अंदर, पहले वर्ग के अंदर लिथियम को हम जो है अधात्विक प्रॉपर्टीज वाला कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास में सर्वाधिक अधात्विक प्रॉपर्टीज होगी। और धात्विक गुण सर्वाधिक किसके पास होंगे? इसके पास। इसका मतलब ये कम अधात्विक है। समझ में आ गई बात? तो ये तो एक केवल और केवल तुलना की बात है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मुझे केमिस्ट्री आपसे ज्यादा आती है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं सिर्फ। ऐसा मत सोचना कि सच में ऐसा है भाई, हो सकता है किसी को मेरे से ज्यादा आती हो। और इनफैक्ट मैं तो जो है अभी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मुझे तो और केमिस्ट्री सीखनी है। अब देखो, तो आप जो है, मैंने स्टेटमेंट ये यूज किया कि मुझे आपसे केमिस्ट्री ज्यादा आती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको केमिस्ट्री आती ही नहीं है, हैं? तो आप ये थोड़ी कहोगे कि हम आर्ट्स से, भाई आपको भी केमिस्ट्री आती है लेकिन मेरे को ज्यादा आती है, मैंने ये बोला। तो वहां यहां पर भी यही बात है कि फ्रेंसियम ज्यादा धात्विक है लिथियम के कंपैरिजन में। लेकिन लिथियम अधातु हो जाएगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, लिथियम तो धातु ही रहेगा। समझ में आ गई बात? अब मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर के एंड में जो है आपके डाउट्स को भी क्लियर करूं। ठीक, तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।